हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सैरमेक अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। भारत के दो स्थल रामसर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। एक तो है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर में पड़ता है। उदयपुर झील भी बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पड़ती है। उदयपुर झील ऑक्सबो शेप की एक लेक है जो विलेज के सराउंडेड ऑक्सबो शेप में विलेज को ऐसे कवर करके रखा है। इन दोनों स्थल के शामिल होने के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है, जो कि विश्व में तीसरे नंबर पे है, यूके और मैक्सिको के बाद में। किस चीज की संख्या? रामसर स्थलों की संख्या। तो क्या होते हैं रामसर स्थल? आर्द्रभूमि होती है। आर्द्रभूमि क्या होती है समझेंगे, अभी समझेंगे इस चीज को, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रामसर कन्वेंशन का कंसेप्ट कहाँ से आया। कब से हमने शुरुआत की कि आर्द्रभूमियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। 1960 से 70 के दशक में जब ये इन बातों पे ध्यान गया कि मानवीय गतिविधियों की वजह से आर्द्रभूमि बहुत जल्दी जल्दी तेजी से नष्ट हो रही है, इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ता जा रहा है, तो फिर IUCN यूनेस्को ने देशों को इकट्ठा किया और ईरान का एक शहर रामसर, तो वहां पे एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कंक्लूजन निकला कि एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंट ट्रीटी साइन की जाए और ट्रीटी के तहत, इस ट्रीटी के तहत दो चीजें ये लोग करने वाले थे। पहला तो रामसर साइट को मेंटेन करना, दूसरा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को मेंटेन करना। रामसर साइट में तो वो स्थल शामिल करेंगे जिनको संरक्षण की जरूरत है, ऐसी आर्द्रभूमि जिन्हें संरक्षण की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, उनको शामिल कर लेंगे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड उन साइट्स का रजिस्टर होगा, उन साइट का रिकॉर्ड होगा जो पहले से रामसर साइट में है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं और ये इकोलॉजिकल चेंज नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आ रहे हैं, यानी कि उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि उनको और ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ऐसी साइट्स को रामसर लिस्ट से उठा के फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ज़्यादा साइट्स है नहीं। भारत की बात करें तो केवलादेव एक साइट है और उसके बाद मणिपुर की लोकटक झील एक साइट है, दो ही साइट्स है। केवलादेव अपने भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान की साइड से। रामसर लिस्ट में बहुत सारी आर्द्रभूमियाँ हैं, 93 आज की तारीख में हो चुकी हैं। अभी समझते हैं, क्या समझते हैं आर्द्रभूमि क्या है, समझेंगे बाद में। पहले तो ये देखो कि ये जो बैठक थी वो 2 फ़रवरी 1971 को हुई थी, यानी कि 2 फरवरी को हुई थी। तो 2 फरवरी को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस यानी कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे बनाते हैं, हर साल मनाते हैं, कोई ना कोई थीम रखते हैं। 2025 की थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। ये 2025 की थीम है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, वैसे पूछी जाती ज़्यादातर है नहीं इसकी थीम आजकल। हाँ, तो जब ये बैठक हुई, बैठक रामसर में हुई, तो उस कन्वेंशन को हमने रामसर कन्वेंशन नाम दे दिया। और अभी की तारीख में 170 से ज़्यादा लोग इस ट्रीटी के हस्ताक्षरकर्ता हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत भी एक देश है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पे हस्ताक्षर किए थे और 1971 में ये ये लागू नहीं, 1971 में ट्रीटी की गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट 1975 से किया गया है। भारत की बहुत सारी साइड है, इसमें राजस्थान की भी साइड्स हैं। 2 नई साइट अभी अभी जुड़ी हैं 2025 में, करेंगे उनकी चर्चा इसी सेशन में आगे। पहले तो ये देखते हैं, भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए, 1 फरवरी 1982, किस उद्देश्य से कि वेटलैंड को वहाँ पे संरक्षण प्रोवाइड किया जाए। अब देखते हैं वेटलैंड क्या होती है, थोड़ा सा समझते हैं, समझने वाली चीज़ है नहीं वैसे, लेकिन इस कन्वेंशन के दौरान एक परिभाषित किया गया था, मतलब कि भूमि क्या होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया बनाया गया था कि इसको अपन वेटलैंड कहेंगे। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ जो थोड़ी सी दलदली हो, नमी बनी रहती हो, वहाँ पे बेसिकली भूमि वाला कैरेक्टर भी हो उसके अंदर और कोई वाटर बॉडी वाला कैरेक्टर भी हो, दोनों कैरेक्टर हो, उस चीज़ को आप वेटलैंड कह सकते हो। जैसे कोई नदी है वो दोमट मृदा लेके आती है, तो वो कछारी क्षेत्र उसको कहते हैं। पीटलैंड वहाँ पे बन जाते हैं डेल्टाई क्षेत्र में, तो उसको आप वेटलैंड कह सकते हो। पानी यहाँ पे बना रहे, स्थायी रूप से बना रहे, चाहे चाहे अस्थायी रूप से भी बना रहे, तो भी आप इसको वेटलैंड कह सकते हो। किस तरीके का पानी, वो कैसा भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर हो सकता है, वो सलाइन वाटर हो सकता है, या फिर सलाइन और फ्रेश वाटर का मिक्सचर भी हो सकता है। और कौन से क्षेत्र इसमें शामिल होंगे? प्राकृतिक रूप से बने हुए क्षेत्र शामिल होंगे। क्या तालाब, नदी हो गई, डेल्टा हो गई, प्राकृतिक रूप से भी वाले शामिल होंगे, ऑक्सबो लेक हो गई। लेकिन मानव निर्मित क्षेत्र भी शामिल होंगे कि किस तरह के क्षेत्र मानव बना सकता है? बांध बना सकता है, नहर बना सकता है, कुएं तो नहीं शामिल होंगे, खैर नहर, बांध और इस तरह के क्षेत्र कृत्रिम जो मानव ने बनाए हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जलाशय हो गए आपके,
बांध हो गए। अब देखो ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी वेटलैंड्स जो है वो मैच करती है, तो सारे इसमें शामिल कर देंगे क्या? नहीं, कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करके रखा है, इसी कन्वेंशन में सेट किए थे 9 क्राइटेरियाज, बहुत सारे कॉमन क्राइटेरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे सबको, बट थोड़े एक समझाने लायक हैं, वो मैं समझा देती हूँ। पहला तो यूनिकनेस होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया क्या? यूनिकनेस होनी चाहिए वहाँ पे उस आर्द्रभूमि में। इस क्या यूनिकनेस के, यूनिक क्या होता है कि ऐसा उस चीज़ के पास ही उसके पास ही ऐसा कैरेक्टर हो, बाकी चीज़ों के पास नहीं। जैसे मणिपुर का लॉकटक झील, उसमें तैरते हुए फुमड़ीज आपने पढ़े होंगे, तो वो तैरते हुए फुमड़ीज बाकी जगह पे है क्या? नहीं है, वहीं पे है, तो ये उस चीज़ की यूनिकनेस हो गई। तो इसकी वजह से ये क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया, इसको रामसर में शामिल कर दिया। ऐसे शामिल करते जाते हैं। संकटग्रस्त और कमजोर प्रजाति को वो आवास शेल्टर देती हो, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल प्रजाति को वो शेल्टर देती हो, ऐसी को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी कोई सी भी भूमि जो इंडेमिक प्रजाति को आवास देती हो। इंडेमिक प्रजाति यानी कि वहाँ की उस क्षेत्र विशेष से संबंधित दूसरी जगह या फिर दुनिया में अलग जगह पे नहीं पाया जाए, उस एक पर्टिकुलर रीजन में छोटे से क्षेत्र में ही, जैसे मान लो यहाँ पे पाई जा रही है, तो ये वहाँ की एंडेमिक हो गई और दूसरी जगह पे नहीं पाई गई, तो एंडेमिक प्रजाति को संरक्षण मिले। वहाँ पे जलीय जीवों की संख्या नियमित रूप से 20,000 से ज़्यादा हो, प्रवासी पक्षी 1% से ज़्यादा हो। जितने पक्षी वहाँ पे प्रवास करके आ रहे हैं दूसरी जगह से, वो संख्या में 1% होना चाहिए जितनी उनकी आबादी हो, मतलब कि जो वो माइग्रेट करके आते हैं तो अपने भाई बंधुओं को साथ में लेके आते हैं, तो वो उनकी संख्या इतनी हो, मतलब कोई एक पक्षी आके बैठ गया उसको वेटलैंड नहीं यहाँ पे घोषित कर देंगे। अपने साथ में जो अपने भाई बंध वो लेके आ रहा है, तो वो 1% संख्या में होनी चाहिए, 1% से ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, तब उसको वेटलैंड हम घोषित करेंगे। तो ये क्राइटेरिया है। पक्षी माइग्रेट करते हैं बहुत कारणों से, क्लाइमेटिक कंडीशन जब हार्श हो जाती है, जैसे रशिया में विंटर्स में बर्फ जम जाती है, तो वहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत लंबी दूरी वो तय कर देते हैं, बीच में थकान वकान होती है तो रुकते हैं। भारत के इसमें सांभर झील में आते हैं, वो केवला देव में आते हैं, चिल्का लेक में आते हैं, साइबेरियन क्रेन बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, कुर्जा पक्षी यहाँ पे ठहरते हैं। तो इस तरीके के प्रवासी पक्षी वहाँ पे आ रहे, तो 1% से ज़्यादा उनकी संख्या होनी चाहिए। बाकी कॉमन फीचर्स से देखो, जलीय जीवन चक्र में भूमिका हो उनकी, जैव विविधता का भंडार हो, मछलियों की प्रजाति बहुत ज़्यादा संरक्षण कर रखा हो वहाँ पे, तो ये क्राइटेरिया है। जब शामिल हो जाती है लिस्ट में तो कुछ ना कुछ एक लाभ होंगे, बहुत सारे लाभ होंगे, एक क्या 2-3 होंगे। सबसे पहले तो वहाँ में जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, तो वहाँ की पारिस्थितिकी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसको आजीविका ये सृजित करके देता है, सतत आजीविका, सस्टेनेबल इनकम या सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट करके देता है वहाँ का समुदाय। जैसे कोई तालाब है, अब वो सूखने जा रहा था, लेकिन रामसर लिस्ट में शामिल कर दिया, अब उसका कंजर्वेशन हो रहा है ठीक ठाक तरीके से, पानी भरा है, उसमें पानी भरा है, तो वहाँ पे जलीय जीव भी पनपेंगे, जैव विविधता बनी रहेगी। पानी को यूज़ कर सकता है वो समुदाय, कृषि करने में यूज़ कर सकता है, मत्स्य पालन में यूज़ कर सकता है, और वहाँ पे जलीय जीव पनपेंगे, जैव विविधता रहेगी और अच्छा हरा भरा क्षेत्र रहेगा आसपास का, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स इनकम के वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। प्रवासी पक्षी को संरक्षण, शेल्टर देना है और प्रजनन करते हैं प्रवासी पक्षी वहाँ के, तो उस तरीके का कोई स्थान उनको प्रोवाइड करना है, तो ये वेटलैंड्स प्रोवाइड करके देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 है, कार्बन है, वाटर बॉडी जो है वो कार्बन को ऑब्जर्व करती है, अच्छे से ऑब्जर्व करती है कार्बन। हालांकि जो ये पीटलैंड्स होती हैं, दलदली भूमि होती है, मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर छोड़ती है, रिलीज करती है, लेकिन कार्बन जो है वो पानी, वाटर बॉडी जो होती है वो ऑब्जर्व करती है, तो कार्बन सिंक का ये काम करती है। उसके बाद जो कोस्टल एरिया में टाइड्स आने हैं, बहुत तेज़ी से कोई टाइड आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कर देगी। बाढ़ का पानी आता है तो बहुत प्रवाह, बहुत तेज़ प्रवाह के साथ आ रहा है, तो वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट वो कम कर देगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ पौधों की लगी रहती है, स्वैम्प भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, तो उसमें पानी एकदम से बहुत तेज बहाव से नहीं आता, मृदा अपरदन को थोड़ा कम कर देगी। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा देगी। सुंदरवन डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, रामसर साइड में शामिल है। सुंदरवन डेल्टा एक देश की सीमा तक तो वो उसकी सीमा नहीं लगती, मतलब एक देश से 2 देशों में शेयर होता है, वो भारत के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, और इधर उसके पास क्या है, बांग्लादेश, ये वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में मिलके सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है, तो दोनों का सहयोग से ही कंजर्वेशन होगा। इस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंजर्वेशन करने के लिए आपको फंडिंग मिल जाती है, आपको तकनीक मिल जाती है, तो बहुत सारे फायदे हैं जब लिस्ट में हम शामिल हो जाते हैं।
मतलब हमारी साइट्स शामिल हो जाती है। यही फ़ायदा देखते हुए राजस्थान भी रिकमेंड करता रहता है कि हमारी ये साइट है शामिल कर लो, वो साइट है शामिल कर लो। 1990 में आखिरी बार सामहर को शामिल किया गया था। 35 साल बाद अब जाके 2025 में 2 साइट्स और मिली है। अभी तो जो 2025 का 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस आया था, उस पे 2 साइट्स नई रामसर साइट में हमारी शामिल कर ली गई है। कुल मिला के 4 साइट्स राजस्थान में हो गई है। देख लेते हैं एक-एक करके, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। पहला तो आप सबको पता होगा, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है। सलीम अली की सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली जो जो है उनकी कर्मस्थली इसको कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग इसको माना जाता है, पक्षियों का स्वर्ग स्थल। बहुत मात्रा में पक्षी यहाँ पे आते हैं। फ्लेमिंगो हो गया, कुर्जा पक्षी हो गया, फ्लेमिंगो पक्षी, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है इस तरीके का दिखता है, वाइट कलर का, पिंक कलर का इसका हेड है और लंबी सी इसकी गर्दन। सुंदर सा पक्षी है, साइबेरिया से माइग्रेट करके आता है। 1981 में इसको शामिल किया गया था। इसी के साथ चिल्का लेक को भी शामिल किया गया था। चिल्का लेक, केवलादेव दोनों पहली भारत की रामसर साइट्स में से एक है। सबसे पहले इन दोनों साइट्स को ही शामिल किया गया था। इस पे बेस आगे क्वेश्चन लगा रखा है, ध्यान से एक लाइन सुनोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो वाला। सांभर झील 1990 में शामिल की गई। जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर इसे ये सीमा बनाती है। 1990 के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद खिंजन, मेनार 2 साइट्स को शामिल किया गया है। खिंजन अपना फलोदी में पड़ता है। क्यों शामिल किया? कुर्जा पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में अफ्रीका से, कहते हैं गुजरात से माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, तो खिंजन पक्षी को शामिल किया गया। मिनार उदयपुर में, मिनार को बर्ड विलेज कहा जाता है। 2 तालाब हैं यहाँ पे, ब्रह्मसागर तालाब और ढंड तालाब। इन तालाब को मिला करके रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। फ्लेमिंगो, बार हेड गूज, पिनटेल डक यहाँ पे पाई जाती है। बड़ी मात्रा में प्रजाति का संरक्षण करता है। अभी सेशन ध्यान से आपने सुना होगा। अच्छा, पहले ये रिपीट कर लो ताकि आपको याद हो जाए। केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर झील पहले से थी, खिंजन, फलोदी, कुंजा पक्षी के लिए इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। मिनार, उदयपुर के 2 तालाब, ब्रह्म तालाब, ढंड तालाब मिलके रामसर साइट में शामिल हुए हैं। अभी आप ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जिसने ध्यान से मेरा एक एक शब्द सुना उसको आराम से इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।